बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन, system of linear equation, and then how we can solve system of linear equation with the help of Matz's method and Cramer rule. First of all, what is variable and constant? Constant can be defined as a quantity which remains fixed, जिसकी एक fixed ही value हो, जो change ना हो, उसको हम constant बोलते हैं। और a quantity which can vary, जो vary हो सकती है, उसको हम variable consider करते हैं। The combination of variables and constants with the help of arithmetic operations is called equation. The highest power of the variable involved in an equation is called the degree of that equation, and if the degree of equation is 1, then it is called linear equation. For example, ax plus b is equal to 0. अगर आप यहाँ पे देखें तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। इट मीन इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सिमिलरली, अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन इसमें अगर हम देखें तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। What is system of equations? If there is a collection of equations, if there is more than one equation, then this form a system of linear equation or system of equation. Two or more linear equations form the system of linear equation. अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, तो देन a11x1 plus a12x2 is equal to b1 and a21x1 plus a22x2 and equal to b2. ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स x1 और x2 में। और अगर हम देखें तो x1 और x2 दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will be called non-homogeneous system of linear equation if both constants b1 and b2 are non-zero. और अगर ये दोनों कांस्टेंट जीरो हो जाएं तो यही सिस्टम आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास मोर देन टू इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे है, तो ये थ्री इक्वेशंस का सिस्टम है। और तीनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है x1 है, x2 है, x3 है, तो तीनों की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इसलिए ये सिस्टम भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और ये भी नॉन होमोजीनियस होगा जब ये तीनों कांस्टेंट्स के ऊपर कंडीशन होगी कि ये तीनों नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैं। और अगर ये जीरो हो जाएंगे तो देन this system will also called homogeneous linear system of equation. These systems are also called simultaneous linear equations, and we can solve by two different methods. Number one, matrix inversion method, and number two, Cramer's rule. Now we'll try to explain with the help of examples. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड आल्सो क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें जो राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे वो नॉन जीरो है। इट मीन्स ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंसिडर करेंगे और उन्हीं को ही आप पिन पॉइंट करके लिखेंगे। जैसे ये
आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा जो कोफिशिएंट्स की कलेक्शन होगी। जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ पे 1 लिखा होता है, इट मीन्स 1, फिर यहाँ से 2, और ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें x1 का कोफिशिएंट जो 2 है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट्स है वहाँ से सेकंड कॉलम जनरेट करेंगे, ये +1 होगा, फिर -1 होगा, और ये +3, इन तीनों को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। और जो लास्ट कॉलम बन रहा है वो यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को लेंगे और उसको हम कंसिडर करके मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x3 का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे 4 है, तो 1 1 4 ये इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। जो वेरिएबल्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूज हुए हैं उनको आप इस कॉलम में लिख देंगे। तो हमारे पास 3 ही वेरिएबल थे, x1 x2 एंड x3, वो लास्ट कॉलम ही बन जाएगा, सेकेंड लास्ट कॉलम जो है। और फिर देन इक्वल साइन, और जो लास्ट पे राइट साइड पे आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं वो राइट साइड पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इनको हम लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम x कंसिडर करते हैं, और जो लास्ट वाला मैट्रिक्स उसको हम b कह देते हैं। अगर हमने यहाँ से x कैलकुलेट करना है तो इस मैट्रिक्स a को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वहां पे जाकर ये a इनवर्स बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, इसका नाम हम इक्वेशन 1 रखते हैं। यहाँ पे हमें 3 चीजें चाहिए, कैपिटल X चाहिए, a का इनवर्स चाहिए, और कैपिटल B मैट्रिक्स चाहिए। अब जो कैपिटल B मैट्रिक्स है वो भी ऑलरेडी हमारे पास है, कैपिटल X मैट्रिक्स उसकी भी वैल्यू हमारे पास है, और सिर्फ हमें A इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ A है। A की मदद से हम A इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, A मॉड यानी कि। तो A मॉड के लिए हम किसी भी एक रो से इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे R1 से इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो साइड पे लिखेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में वो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है उस कॉलम को छोड़ देंगे। जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स होंगे उनसे हम एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बना देंगे। फिर माइनस साइन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रो, एंड जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है वो भी छोड़ दे, जिस रो में वो एलिमेंट आ रहा है वो भी छोड़ दे। जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं उनको आप एक नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में शिफ्ट कर दें। देन +1, जो लास्ट एलिमेंट था इसका 1, वो हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा था उस कॉलम को भी निगलेक्ट कर दें, जिस रो में आ रहा था उस रो को भी छोड़ दें। रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट है उनसे आप एक डिटर्मिनेंट बना लें। आफ्टर देन इन 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, दरमियान में हमेशा माइनस साइन, 3 1s are 3, -1 एज इट इज, एंड आफ्टर देन फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8, माइनस साइन, 2 1s are 2, +1, एंड लास्ट वाला डिटर्मिनेंट जो है उसको भी इसी तरह एक्सपेंड करेंगे। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 2 और 3 उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6, दरमियान में माइनस साइन। चूंकि जब इनका प्रोडक्ट हम हासिल करेंगे 2 इंटू -1 का, तो वहां से -2 आएगा, तो एक ऑलरेडी माइनस लगी होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1s are 2, -4 और -3 -7, यहाँ से 8 -2 जो है वो 6, 6 + 2 जो है वो 8। जब मल्टीप्लाई करेंगे -7 को 1 से, तो -7, 6 1s are 6, 8 1s are 8। माइनस वाली टर्म्स को आपस में कंबाइन करें, 7 और 6 माइनस के जो है वो माइनस के 13, उसमें से 8 निकाल दे तो माइनस का 5 जो है वो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया इसका। आफ्टर देन अब हम इसको जो है वो डिटर्मिनेंट के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट A11। जब आपने A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, उसका मतलब है आप लिखेंगे -1 रेज टू पावर जो भी इंडिसेस आपके पास है उनका सम। तो इंडिसेस हैं 1 और 1, दोनों का सम आप इसकी एक्सपोनेंट में लिख देंगे। अब जो A11 है, इस 1 का मतलब है, फर्स्ट 1 का मतलब है फर्स्ट रो, और सेकंड 1 का मतलब है ये जो फर्स्ट कॉलम है, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड इंडेक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट 1 का मतलब फर्स्ट रो, और जो सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है उस 1 का मतलब कॉलम।
तो आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो को छोड़ दें, रिमेनिंग 4 एलिमेंट जो है उनका डिटर्मिनेंट बनाएं, इसको सिंप्लीफाई करें और इसका जो भी आंसर आएगा वो A11 को फैक्टर होगा आपका। इसी तरह A12 कैलकुलेट करना है तो उसका इस 1 का मतलब है फर्स्ट रो छोड़ दें आप, फिर 2 का मतलब है सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो फर्स्ट रो को निगलेक्ट करें, सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करें, रिमेनिंग 4 एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, 2 एलिमेंट जे और 2 एलिमेंट्स ये, इनका आप एक डिटर्मिनेंट बनाएं, उनको उसी तरह एक्सपेंड करें कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसको लास्ट पे लिख देंगे, दोनों को माइनस कर दें, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स के आप जो है वो को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमने इस 3 का जो को फैक्टर वो फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है आप ये थर्ड रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम, यानी ये A32 बनेगा आपके पास, तो थर्ड रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो आप एक डिटर्मिनेंट में शिफ्ट करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से आप उसका को फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप A13, 21, 22, A23, A31, 32, 33 यानी तमाम एलिमेंट्स के को वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो होगा A11, A12, 13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 का ट्रांसपोज। अब ये जो 9 एलिमेंट्स आपको इस मैट्रिक्स में नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम को फैक्टर्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इन तमाम की वैल्यूज इनकी जगह पे शिफ्ट करें, जब आप वैल्यूज शिफ्ट कर लें आफ्टर देन आप इसका जो है वो ट्रांसपोज लेंगे। हम जानते हैं कि ट्रांसपोज के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं उसको हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, और इसी तरह जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं उसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज हों, अगर उनको कॉलम्स की जगह पे लिख दे या कॉलम्स को आप रोज में चेंज कर दे तो जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो उसका ट्रांसपोज होता है। तो हमने ट्रांसपोज ही इसका कैलकुलेट करना था। जब आप को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो एज ए रिजल्ट वो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। जब दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, उसका मॉड भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट भी, देन हम ए इनवर्स के लिए उसका फार्मूला यूज करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए मॉड की वैल्यू हमारे पास -5 थी, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो लास्ट मैट्रिक्स हमने जो कैलकुलेट किया है वो था, इन दोनों को पुट अप करेंगे और वहां से हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 जो है जो ऑलरेडी हम बना चुके थे, उस इक्वेशन 1 में हमें चूंकि 3 चीजें चाहिए थी, नंबर 1 एक्स चाहिए था, नंबर 2 ए इनवर्स चाहिए था, नंबर 3 मैट्रिक्स बी चाहिए था। मैट्रिक्स बी ये लास्ट पे लिखा हुआ यही लिखेंगे, ए इनवर्स हमने अभी जो फाइंड आउट किया है उसको लिखेंगे। जब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो लास्ट वाले 2 मैट्रिक्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें तो जरा फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं और इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ तो -14 आ गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ तो -9 आ गया, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ तो 4 2 8 आ गया। इसी तरह जो सेकंड रो है फिर उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन जो थर्ड रो है उसको भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब आपके पास ये 3 डिजिट्स आ जाएं तो देन इस बाहर वाले नंबर को आपने डिवाइड कर देना है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास वैल्यू आएगी 3 -2 एंड 1, और लेफ्ट साइड पे चूंकि x आ रहा था और x की वैल्यू x1 x2 x3 है तो इट मींस x1 का आंसर 3, x2 का आंसर -2 एंड x3 का आंसर जो है वो 1। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब यही चीज जो है हम क्रैमर रूल्स के साथ भी सिंप्लीफाई करके यही आंसर हम हासिल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का। अगर हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने क्रैमर रूल्स के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स की फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, x1 के जो कोफिशिएंट है 1 2 और 2 इसको फर्स्ट कॉलम में लिखें,
x2 के जो कॉफिशेंट है 1 -1 3 इसको सेकंड कॉलम में, और x3 के जो कॉफिशेंट है 1 1 एंड 4 इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे। आफ्टर देन जो वेरिएबल जिसमें यूज हो रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वो x1 x2 और x3 है, उनको आप यहाँ पे लिख दें। इक्वल साइन जो राइट साइड पे कांस्टेंट एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं उसको आप लास्ट पे लिख दें। ये हमारे पास A, ये मैट्रिक्स जिसका नाम भी x रख लेते हैं, और लास्ट वाले मैट्रिक्स का नाम जो है वो B रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स A हमारे पास है, इसका हमने मॉड फाइंड आउट करना है। ये मॉड ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है D1, D2 और D3 कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज D1? D1 के लिए आपने फर्स्ट कॉलम जो है मैट्रिक्स का उसको चेंज कर देना है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है D1 के लिए, इसको आपने निगलेक्ट करना है, और इसकी जगह पे जो मैट्रिक्स B आया था उसको हम शिफ्ट कर देंगे, और रिमेनिंग दोनों जो कॉलम है वो एज इट इज आएंगे। यानी जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, तो ये हमारे पास D1 होगा। D2 का मतलब है कि आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, यानी फर्स्ट भी उसी तरह, लास्ट भी उसी तरह, सिर्फ आप सेकंड कॉलम जो है उसको आपने निगलेक्ट करके उसकी जगह पे मैट्रिक्स बी वाला जो कॉलम है वो लिखना है। इसी तरह अगर आपने D3 कैलकुलेट करना हुआ तो आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐसे रखेंगे, जो थर्ड कॉलम होगा उस मैट्रिक्स का उसको हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद ये दोबारा 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, उस डिटर्मिनेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो वहां से हमारे पास D1, D2 और D3 का आंसर आ जाएगा। सिंपली किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने R1 के साथ इसको एक्सपेंड किया है, 2 साइड पे लिख दें, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दें, जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दें, तो ये जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हैं उनका आप एक डिटर्मिनेंट बना दें। माइनस सेकंड एलिमेंट बाहर लिखें, और वो सेकंड कॉलम में आ रहा था सेकंड कॉलम छोड़ दें, जिस रो में आ रहा है वो रो भी छोड़ दें, रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको आप एक डिटर्मिनेंट में शिफ्ट कर दें। फिर प्लस साइन, क्योंकि अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो फिर लास्ट वाला एलिमेंट जो है 1 वो बाहर लिख दें, जिस कॉलम में आ रहा था वो कॉलम छोड़ दें, और जिस रो में आ रहा था वो रो भी छोड़ दें, रिमेनिंग 4 एलिमेंट जो है उनका डिटर्मिनेंट बनाएं। देन 2/2 डिटर्मिनेंट्स की जो कलेक्शन है उसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने उनके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे -4 आ जाएगा, माइनस साइन जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 वो बाद में लिख दें। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर D1 का जो है वो -15 आ गया, D2 का आंसर जो था वो 10 आ गया, और लास्ट पे जो D3 था जिसमें आपने थर्ड कॉलम को चेंज करना, और ये तमाम चेंजिंग जो है ये आपने मैट्रिक्स ए में ही करनी है। मैट्रिक्स ए की एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने वर्टिकल बार में चेंज करना है, और नंबर 2 अगर D1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये 1 कॉलम आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस 2 9 और 4 कॉलम के साथ जो मैट्रिक्स बी का कॉलम है। और इसी तरह अगर D2 आपने कैलकुलेट करना है तो फिर इस कॉलम को आप यानी मैट्रिक्स बी वाले कॉलम को यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे। और अगर आप D3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप थर्ड कॉलम की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इनके आंसर निकालेंगे। देन जब हमारे पास D1 D2 D3 आ जाए तो x1 का फार्मूला जो है वो D1 ओवर a मॉड होगा। D1 की वैल्यू -15 थी, a मॉड ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे -5, दोनों को कैंसिल करें। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है वो x1 = 3 आ गया। इसी तरह x2 के लिए आप D2 ओवर a मॉड लिखेंगे और उसको भी कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें, वहां से आंसर हमारे पास -2 आ गया। और x3 का आंसर इसी तरह ही D3/a मॉड करने से 1 आ गया। तो ये वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन था जिसको हमने बाय मैट्रिक्स मेथड जो है वो सिंप्लीफाई किया था, तब भी इसका आंसर 3 -2 और 1 ही आया था। और जब हमने इसको क्रैमर रूल्स के साथ जो है वो सिंप्लीफाई किया तो तब भी आंसर वही आया। तो इट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम दो मुख्तलिफ मेथड से बड़े आराम से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नंबर 1 है मेथड ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर 2 है क्रैमर्स रूल। अस्सलाम वालेकुम।